नमस्कार मित्रों। दिल्ली में होनी चाहिए उतनी कड़ाके की ठंड नहीं है, मगर प्रदूषण बहुत है। और ऐसे समय में राजनीतिक गर्मी बहुत है। कल यहां रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली हुई और राहुल गांधी ने खुला खुला चैलेंज किया है मोदी और अमित शाह को। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा अब तो मेरे ख्याल से जन जन तक पहुंच गया है देश भर में। और रामलीला मैदान मेरे ख्याल से कल एकदम भरा हुआ था। आज हमारे साथ अशोक जी वानखड़े जुड़े हैं और अशोक जी आज हमें बताएंगे कि राहुल गांधी की रैली या तो कांग्रेस की रैली, उसका असर देश पर क्या पड़ेगा, राजनीति पर क्या पड़ेगा और आने वाले दिनों में उसका असर हमें क्या महसूस होगा, इस पर वो बात करेंगे। अशोक जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये विश्लेषण अपने टाइगराना अंदाज में आप प्रस्तुत करें। धन्यवाद हरि भाई। सभी दर्शकों को नमस्कार। कल की जो महारैली हुई, मैं ये यदि कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नरेंद्र मोदी जी के दिल्ली आने के बाद उनके विरोध में जो प्रदर्शन होते रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन यदि कोई देखने को मिला तो कल वोट चोर गद्दी छोड़ जो महारैली थी वो दिखा। इसमें पहली बार ऐसा दिखा गया कि जनरली दिल्ली में क्या होता है हरि भाई, जब भी दिल्ली में रैलीज होती है तो आसपास के, एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है हमारा इधर लगते हुए दिल्ली से, और यहाँ हरियाणा है। यहाँ से लोग हजारों की तादाद में आते हैं, ग्राउंड पूरा कर देते हैं। या फिर टिकैत साहब जब आते थे तो बाकायदा पश्चिमी पूरा उत्तर प्रदेश आता था। किसान का जब आंदोलन हुआ तो हरियाणा और पंजाब और यूपी के किसानों ने पूरी दिल्ली घेरा। तभी आरोप लगता था कि भाई बाकी देश के किसानों को कोई मतलब नहीं है इनको, क्योंकि दिल्ली दूर पड़ता है बाकी राज्यों से। जी जी लेकिन इन कांग्रेस के इस प्रदर्शन में मैंने करीब करीब हर राज्य से लोग आते हुए देखे। ये सिर्फ हरियाणा या राजस्थान की भीड़ नहीं थी, ये उत्तर प्रदेश में भी थे, महाराष्ट्र के लोग थे, झारखंड के लोग थे, बिहार के लोग थे, कर्नाटक के लोग थे, तमिलनाडु के लोग थे, केरल के लोग थे, सभी दूर से आए थे। और मुझे महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा दिखा, महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा दिखी। क्योंकि कहीं न कहीं वोट चोरी हो रही है, ये लोग जान रहे हैं। जी सवाल सरकार मना करे और चुनाव आयोग बिल्कुल नकारे और सर्वोच्च न्यायालय चुनाव आयोग के एफिडेविट पे विश्वास रखे, ये अपनी-अपनी जगह पे वो अपना-अपना निर्णय ले सकते हैं। लेकिन आम आदमी जो वोट देता है और वो देखता है कि मैंने दिया हुआ वोट के बावजूद भी यदि जो हारना चाहिए वो जीतता है और जीता हुआ उम्मीदवार हारता है, तो फिर उसका विश्वास इससे उड़ जाता है और वो खासकर बिहार में देखने को मिला। बिहार में एसआईआर हुई और एसआईआर को बहुत विरोध हुआ। एसआईआर के पहले ये बोला गया कि घुसपैठिया बहुत है, विदेशी लोगों को कैसा हम चुनाव का अधिकार दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय भी कह रहा था कि नहीं-नहीं ये तो गलत है। और चुनाव आयोग ने कहा कि हमको घुसपैठिए मिले। उन्होंने कहा कि हमको कुछ वहाँ पे नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश के लोग वहाँ होने की आशंका है, आशंका जताई। पूरा जी एसआईआर हुआ, लाखों की तादाद में मतदाता डिलीट हुए, एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। ओह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक भी घु सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की अभी हाल ही में एसआईआर हाँ पे बात करते हुए, जो बीएलओ की मृत्यु हो रही है और एसआईआर के ऊपर जो उन्होंने कहा कि भई कर्मचारी बढ़ा दो, उसमें मुख्य बेंच यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने ये टिप्पणी की कि देखिए बिहार एसआईआर बहुत ज़रूरी है। बिहार में भी हमको डर था कहीं घुसपैठिया हो, लेकिन बिहार में एसआईआर होने के बाद इस बात का हम आश्वस्त हो गए कि एक भी घुसपैठिया बिहार में नहीं मिला, ओह ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। लेकिन ये बार-बार घुसपैठिया बोलते हैं क्योंकि इनको घुसपैठियों के नाम पे सिर्फ मुसलमानों को नया शब्द इन्होंने घुसपैठिया निकाला है। जी और ये हिंदू-मुस्लिम करने के चक्कर में घुसपैठिया करते हैं। एसआईआर पे जब चर्चा हुई लोकसभा में तब गृह मंत्री कह रहे थे घुसपैठियों के भरोसे चुनाव जीतना चाहते हैं। तो भाई घुसपैठी है कहाँ?
यदि घुसपैठियों के भरोसे चुनाव होते हैं और बिहार में ताजा एसआईआर हुई तो कितने घुसपैठिए निकले? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि घुसपैठिए मरे नहीं। लेकिन लाखों के बराबर। तादाद में मतदाता डिलीट हुए। अब 102 सीटें जो जीती है बिहार में एनडीए ने, उसमें से 128 सीटें ऐसी हैं जहां जीत का मार्जिन और मतदाता सूची में से निकाले गए लोग यदि इनका अनुपात देखें तो 1 से 10 है। जी। मतलब यदि 2000 से जीता है तो वहां 30,000 के करीब मतदाता डिलीट हुए हैं। अब मतदाता 2 डिलीट होते हैं, एक तो स्थानांतर कर गया या मृत्यु हो गई। ऐसे लाखों की तादाद में मतदाता है बिहार में जो मतदाता थे, लेकिन इस चुनाव में नहीं है। चुनाव आयोग झूठ बोलता है कि जब डिलीट किया जाता है, जब एसआईटी ने कर्नाटक में वो पूरा मॉड्यूल ढूंढा कि कैसा बंगाल में बैठा हुआ एक लड़का अमेरिका के वेबसाइट से जुड़ के कर्नाटक के लोगों से बात करता है और कैसा अपने यहां से मत डिलीट करवाने का फॉर्म भरता है। तब चुनाव आयोग ने चौड़ा होकर कहा कि ऐसा नहीं होता, आपने ऑनलाइन भी डिलीट किया तो हमारा उसका सत्यापन किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है। चुनाव आयोग झूठ बोलता है, ये मैं आरोप लगा रहा हूं मेरे व्यक्तिगत अधिकार के क्षेत्र में। जी। मैं टैक्स पेयर हूं, मैं मतदाता हूं और लगातार दिल्ली में मतदान करता हूं। पिछले लोकसभा चुनाव में मत सूची से मेरा नाम गायब था, मेरे पत्नी और मेरे भतीजी का नाम था। मैंने कभी डिलीशन के लिए फॉर्म नहीं भरा। कौन बीएलओ आया था मेरे घर में जो मेरे पत्नी से मिला, भतीजी से मिला, जो 10 साल से दिल्ली में नहीं है, 10 साल से ज्यादा हो गया उसको दिल्ली छोड़ के, शादी हो गई, बच्चे हो गए। वो आज भी उसको वो भतीजी मिली, मेरी पत्नी मिली, लेकिन मैं नहीं मिला। और उन्होंने बताया भी नहीं कि मैं हूं। वाह। मेरे सोसाइटी में अच्छे संबंध है, मैं अच्छा एक शहरी हूं, मानता हूं अपने आप को। तो कोई सोसाइटी में ऐसा नहीं बोलेगा कि वानखेड़े जी नहीं रहे जी या छोड़ के चले गए। हम्म। तो कैसा मेरा नाम कैसा डिलीट हुआ? उसके बाद में मतदाता सूची में आने के लिए फिर मुझे मेहनत करनी पड़ी। 15 दिन के बाद मेरा नाम मतदाता सूची में आया, मेरे को अब कार्ड आ गया। लेकिन मुझे अधिकारी ने हंसते हुए बोला कि सर अगले चुनाव के पहले एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, फिर गायब हो जाएगा। फिर गायब हो जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी जब आप मेरे सामने खड़े हैं तो आप मतदाता हैं। चुनाव आयोग बताया कि मेरा मतदाता सूची में नाम किसने डिलीट करवाया, कौन बीएलओ था बताएं, कौन सा बराबर। सत्यापन हुआ बताओ। मैं मेरा उदाहरण दे रहा हूं खुद का और किसी का नहीं। तो मेरे बलबूते पे मेरे मेरे साथ जो हुआ उससे तो मैं कहता हूं चुनाव आयोग झूठ बोलता है। ये बीएलओ वीएलओ घर में जाते सत्यापन करते हैं, फ्रॉड है। राइट। और इसी बात को लेके लगातार चुनाव के सुधार के नाम पे एसआईआर पे 10 घंटे का डिस्कशन हुआ। 10 घंटे के डिस्कशन में क्या हुआ? गृह मंत्री गरजते रहे कि मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। कहां सवाल का जवाब दिया? उसके एवज में गालियां दी, साला बोला गया, हम्म। जो पार्लियामेंट में शायद आजादी के बाद किसी गृह मंत्री ने पहली बार गाली दी होगी सदन में। और और अपने आप को ये शरद पवार ये का अनुगामी कहते हैं। अनुगामी कहते हैं। शरद सॉरी सरदार पटेल का अनुगामी सरदार कहते हैं। पटेल का अनुगामी कहते हैं। सरदार पटेल ने जी भी ऐसी कभी भाषा नहीं यूज की होगी। तो कुल मिलाकर उस पूरे डिस्कशन में राहुल गांधी लगातार चैलेंज देते रहे, चैलेंज स्वीकारते रहे ये लोग, लेकिन उसकी स्वीकृति ठीक से दी नहीं गई। और फिर बाद में हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है, जिनको अमेरिका का ट्रेड का डील ठिकाने पे नहीं लगा पा रहे, लगातार अपना देश बेच रहे, मतलब कभी एग्रीकल्चर का कॉटन का खोल दिया, तेल के चक्कर में सोयाबीन मर गया, और बाकी भी मक्का भी मरेगा, बहुत सारी चीजें और भी होगी, अमेरिका के फेवर में ही जाएंगे। हमारे किसान की किसको चिंता है? लेकिन उनको घुसपैठियों की चिंता है, जो घुसपैठिए कभी मिले नहीं। तो चुनाव आयोग भी वैसी ही बात करता है। एक पेंटिंग एग्जीबिशन था, उस पेंटिंग एग्जीबिशन में, ये मैं इतने विस्तृत बता रहा हूं क्योंकि उसी के बेस पे रैली पे बात करेंगे। जी। तो एक पेंटिंग एग्जीबिशन थी, उसमें वो एक पेंटर ने अपना पेंटिंग लगाई थी और एक ब्लैंक कैनवस था, सफेद बिल्कुल, कोई स्पॉटलेस, और उसके ऊपर नीचे लिखा था 25,000। तो जो पेंटिंग के जो माहिर होते हैं, जो लोग पेंटिंग को पसंद करते हैं, वो देख रहे थे। उन्हें कहा कि अरे आप कहीं गलती से आपका पेंटिंग छोड़ा है कहीं, ये ब्लैंक पेंटिंग लगा दिया। बोले नहीं नहीं, ये पेंटिंग है।
बोले पेंटिंग क्या है इसमें? बोले इसमें 25,000 रुपए लगाए उसने। बोले पेंटिंग है साहब, एक गाय है जो घास चर रही है। तो बोले साहब यहाँ घास तो कोई दिख नहीं रही है। तो बोले गाय खा गई। तो बोले फिर गाय कहाँ है? अरे बोले घास खत्म होने के बाद गाय क्या करेगी, वो भी चली गई। ये चुनाव आयोग है, घुसपैठियां हैं, कहाँ है? अब नहीं है। यही तय करेंगे। कुल मिला के घुसपैठियों के नाम से हिंदू मुसलमान करने का एक प्रयास हो रहा है। और इनकी बौखलाहट, राजनाथ सिंह बौखला गए, जो हमेशा शांत रहते थे। मैंने तो गृह मंत्री को पहली बार इतने डीरेल होते हुए देखा, गुस्से में कांप रहे थे। इस बैकग्राउंड पे ये रैली आयोजित हुई। जी इस रैली में जिस तादाद में लोग आए, और देखिए ये प्रधानमंत्री की रैली नहीं थी जहां ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कारें बसें लग जाती है, जहां सर्कुलर निकलते हैं ऑफिशियली कि सारे लाभार्थियों को रैली में लेके आना है। और रे- टाइगर टाइगर और हाँ, एक बात जोड़ दूं, वो कहते हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को 50 मार्क्स ज्यादा मिलेंगे यदि प्राइम मिनिस्टर की रैली में उपस्थित रहते हैं। उत्तराखंड में हुआ ना। ये सारा करने के बाद उनकी रैली में लोग थोड़े बहुत दिखते हैं। यहाँ तो विपक्ष की सरकारें हैं, कौन बसें नहीं मिलती है, टैक्सियां नहीं मिलती है, लोग कैसे कैसे आ गए मैं जानता हूँ। 2 दिन से दिल्ली जाम जैसा स्थिति हो गई थी, होटल में जगह नहीं थी। लोग आए क्योंकि उनको लगा कि अब नहीं आवाज उठाएंगे तो आने वाले ये चाइना मॉडल पे चला जाएगा देश। एक ही राजनीतिक दल होगा और वही अपने हिसाब से काम करेगा। और कहीं ना कहीं बिहार के नतीजों के हतोत्साहित होने के बजाय मतदाता चार्ज होकर निकला कि ये ऐसे ही चलता रहा तो हम क्या करेंगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए भीड़ हुई। उस भीड़ में राहुल गांधी ने खुल के बोला, बहुत आक्रामकता से बोला। उतनी ही आक्रामकता से प्रियंका गांधी बोली। लेकिन खरगे, एक वृद्ध इंसान, ने जो शब्दों का उपयोग किया उससे एक जोश आ गया कार्यकर्ताओं। मैं उसे एक बेहतरीन सफलता रैली मानता हूं। जी कई सवालों पूछे गए, पार्लियामेंट में जो बोला गया उसके ऊपर लगातार वार हुए, लेकिन इस रैली की सफलता को देखते हुए बीजेपी को पसीना आया। तो उस रैली में किसी ने नारे लगाए, ऐसे आरोप है कि प्रधानमंत्री की कब्र खोदेंगे वगैरह, ऐसा कुछ बोला है उन्होंने, ऐसा नारे लगे, ऐसा आरोप है बीजेपी का। स्टेज से वो नारे लगे नहीं। प्रियंका गांधी खुद कह रही है कि भैया किसने लगाए पता नहीं, और वो बीजेपी वो कांग्रेस का आदमी है या नहीं है ये भी पता नहीं, ये बीजेपी का टूल किट है, किसी से बुलवाया गया, ये भी हो सकता है। मतलब प्रियंका ने नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ। ये अक्सर हो सकता है, दूसरे की सभा बिगाड़ने के लिए ऐसे नारे लगवाते हैं। हम्म ऐसा ही एक नारा वहां लगा था बिहार में, जब वोट मताधिकार रैली चल रही थी। बेचारी रैली चली गई, टेंट वाला आया, वो अपना सारा टेंट उखाड़ने के चक्कर में था। इतने में एक पागल चला गया, उसने माइक के ऊपर देखे, उसको पता ही नहीं था माइक चालू है, माइक पे उन्होंने कुछ गाली वाली दे दी। पूरा देश में से अरे कैसी गाली दी, कैसी गाली दी। अरे गाली देने वाला एक पंक्चर जोड़ने वाला था जिसका किसी राजनीतिक दल से, और ये डबल इंजन की सरकार थी, उसी ने उसको अरेस्ट करके बोला वो किसी राजनीतिक दल से उसका संबंध नहीं है। जी लेकिन उस मंच से कांग्रेस की रैली होके 1 घंटा हो गया था, इसलिए वो जिम्मेदार मान रहे थे कांग्रेस को कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी माफी मांगे। ऐसा ही आज जेपी नड्डा बोले कि ये माफी मांगो भाई, किसी भी हालत में आप माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहा। किरण रिजिजू जी तो बिल्कुल रोने पे आ गए थे कि विश्व पुरुष, विश्व में सबसे ज्यादा जिसकी इज्जत है वो कितनी इज्जत है, और कैसे कैसे लोग इनको धुतकारते हैं, और कैसा ट्रंप इसको रोज बेइज्जत करते हैं भारत को, ये हम देख रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया, पहलगाम हुआ, विश्व का एक देश पाकिस्तान की निर्भरता करने को तैयार नहीं था। ये हमारे विश्व गुरु है, खुद ही सर्टिफिकेशन एजेंसी है, इनको खुद को ही सर्टिफिकेट ले लेते हैं। और इन्होंने कहा कि ये बहुत ये है वो है। उसी का जवाब उनके एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी है और राज्यसभा सांसद भी है, सुधांशु।
जिन्हें कहा कि बोले ये औरंगजेब लोग हैं और यही इन्हीं को दफनाएंगे। अब कांग्रेस को औरंगजेब और दफनाने की बात कर रहे थे और वो कब्र खोदने की बात कर रहे थे, तो दोनों में मुझे कोई फर्क नहीं दिख रहा था। यहाँ कांग्रेस का या बीजेपी का सांसद जो स्पोक्स पर्सन है वो बोल रहा था, वहां किसने बोला उसकी आइडेंटिफिकेशन अभी तक किसी को पता नहीं। हम्म। लेकिन क्या नैतिक अधिकार है गालियों पे बात करने का, जहां गृह मंत्री खुद सदन पे गाली देते हैं, जो सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहते हो, जो शशि थरूर की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड करके संबोधित किया जाता है। ये सारे वक्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हैं। जो राहुल गांधी को हाइब्रिड का बच्चा कहते हैं, किसी को जर्सी गाय कहते हैं, और वर्स्ट ऑफ वर्स्ट जो सबसे घटिया है, जो बोलने के लिए भी शर्म आती है, रेणुका चौधरी पार्लियामेंट आ रही थी, सांसद है कांग्रेस की। रास्ते में एक कुत्ते का बच्चा गाड़ियों के बीच में, गाड़ियों के पहियों के नीचे आ रहा था। उसने उस बच्चे को बचाने के लिए बच्चे को उठा के गाड़ी में रख दिया और पार्लियामेंट आई। पार्लियामेंट से वो गाड़ी से उतर के गाड़ी वापस चली गई उनके घर, उस कुत्ते के मालिक को ढूंढने। क्योंकि जब वो पार्लियामेंट में आई तो गाड़ी में कुत्ता पीछे बैठा हुआ था। इसको लेके घमासान हुआ सदन में, इस पार्लियामेंट में कुत्ता लेके क्यों आए। ये हमारे पार्लियामेंट का स्तर हो गया। इससे भी घटिया, भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक एमएलए ने जो वक्तव्य दिया, इतना शर्मसार था। उन्हें कहा कि हमने कई ऐसे क्लिपिंग्स देखी है जिसमें महिलाएं कुत्तों के साथ संबंध बनाती है और अपने अपने आप को संतुष्ट कर सकती है, तो ऐसा तो आजकल चल रहा है कुत्तों को लेके। ओ, इतनी घटिया बात बोलने के बाद भी जेपी नड्डा से लेके नरेंद्र मोदी से लेके किरण रिजिजू के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये महिला शक्तिकरण की बात करते हैं, ये महिलाओं की इज्जत देने की बात करते हैं। ये कैरेक्टर है, चाल चरित्र, चेहरा ये है भाजपा का ओरिजिनल। सही बात। क्योंकि आज पोल्यूशन पे बात करने के लिए पूरा सदन परेशान था। दिल्ली में आईक्यू जो है, क्यूआई जो है, वो 500 क्रॉस कर गया है। सिंगापुर एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है कि दिल्ली में मत आइए आप। हम्म। पूरे विश्व में हमारी किरकिरी हो रही है। प्रधानमंत्री शुद्ध हवा लेने के लिए जॉर्डन चले गए और आज पूरा देश परेशान है। दिल्ली में हम पता नहीं कितने परेशान हैं। आधे लोगों को वर्क फ्रॉम होम बोला गया है, स्कूलों के बच्चों का खेलकूद बंद हो गई है, कुछ स्कूलों की छुट्टी हो रही है। ये स्थिति है। देश में बेरोजगारी पे कोई बात करने को तैयार नहीं, गिरते हुए रुपए को कोई बात करने को तैयार नहीं। 90 से नीचे रुपया चला गया है। महंगाई पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि रुपया जब नीचे चला जाता है तो इंपोर्ट का जो कॉस्ट है वो बढ़ता है। जब इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ता है तो इनपुट कॉस्ट बढ़ता है, तो आने वाले समय में महंगाई कहां पहुंचेगी किसी को नहीं पता। ट्रू। किसान की बढ़ती हुई आत्महत्या पे कोई बात नहीं कर सकते, खाद की किल्लत है कोई बात नहीं करता। पिछले बरसात में किसान पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया, उनको 23 रुपए के इंश्योरेंस क्लेम मिल रहे हैं। एमएसपी के ऊपर माल खरीदने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। इस भयावह स्थिति में हमारे यहां पार्लियामेंट में, जहां आज से 20 साल पहले जो कैलकुलेशन हुआ था, 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, उस कैलकुलेशन के हिसाब से पार्लियामेंट में 2.5 लाख रुपए मिनट का खर्चा है। आज वो 2.5 लाख 7.5 लाख रुपए हो गया होगा। तो हम 7-8 लाख रुपए भी पकड़े, 5 लाख रुपए भी पकड़े पर मिनट का खर्चा, तो 5 लाख रुपए पर मिनट का खर्चा कौन दे रहा है पैसा? प्रजा का है। यह हम लोगों का पैसा है, हम टैक्स पेयर्स है। यस। ये जो सांसद बैठते हैं अंदर, इनका आने जाने का पैसा हम देते हैं, इनके बिजली का पैसा हम देखते हैं, पानी पीते उसका पैसा हम देते हैं, इनकी गाड़ियों का डीजल का पैसा हम देते हैं, इनके पीए का पैसा हम देते हैं, इनके आने जाने का पैसा हम देते हैं। ये सांसद में आते हैं उसके लिए भी पैसा लेते हैं।
अलग भत्ता मिलता है पर सेशन पर डे का। जी। और ये आप इतना सब कुछ करने के बाद वहां डिस्कस क्या होता है? प्रधानमंत्री को गाड़ देंगे करके माफी मांगी। अरे प्रधानमंत्री ने पूरे देश को गाड़ दिया है, पूरी दिल्ली गड़ गई है पोल्यूशन के नीचे, कब्र खुद गई है दिल्ली में, हमारी पूरा कब्रिस्तान हो गया दिल्ली। कोई किसी को चिंता नहीं। किस लिए है पार्लियामेंट? यदि इसीलिए है क्या? जब भी कोई व्यवस्था की बात होती है, जब भी कोई देश में सामने जो प्रश्न है उसकी बात होती है, तुरंत कोई हंगामा हो जाता है, उसको गाली दी, हिंदुत्व को गाली दी, राम को ऐसा बोल दिया, उसको ऐसा बोल दिया। बस इनको डिस्कशन करवा लो, नेहरू जी को गाली दिलवा दो, इतिहास डिस्टॉर्ट करके बता दो। मगर प्रियंका ने बहुत अच्छा कहा, एक यानी तय करिए ना समय नेहरू जी पर, मैंने एंड वंस फॉर ऑल। तो फिर एक बार नेहरू पे डिस्कशन करने के बाद बाकी साल भर क्या करेंगे? करने के लिए तो कुछ नहीं है। उपलब्धियां देश बताना नहीं है। और नहीं, उपलब्धियों की किसी को चिंता है? जब आपको चुनाव में चोरी, वोट चोरी से चुनाव जीतना है, तो फिर कौन काम और काय का विकास और जो मन में आए वो करो। आपको जवाबदेही किसके प्रति है? पहले मतदाताओं के प्रति जवाबदेही हुआ करती थी, अब मतदाता का जब मतदान ही हाईजैक हो रहा है, तो अब जवाबदेही इनकी चुनाव आयोग के प्रति, और चुनाव आयोग की जवाबदेही सरकार के प्रति। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। आप मेरा भला करो, मैं आपका भला करता हूं। और इसी के तहत ये काम चल रहा है। लेकिन कांग्रेस को ये देखना होगा कि जो इस रैली से मैसेज लेके जाते हैं, क्या उस मैसेज की आग को ये जिंदा रख पाते हैं? सवाल वो है। नहीं तो यहां हो गया और जाके ठंडे पड़ गए। वो लोग हैं कांग्रेस में, आज भी वो लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं, जो पार्टी को वापस ट्रैक पे लाना चाहते हैं। लेकिन शीर्षस्थ बैठे हुए जो बीजेपी के एजेंट है पार्टी में, वो बराबर पलीता लगाते हैं। अब हमको एक खबर आज और मिल गई थी कि इस रैली के बाद प्रियंका गांधी जी के साथ 2 घंटे चुपचाप मीटिंग की है प्रशांत किशोर ने। ओहो, वो तो बीजेपी प्रशांत का किशोर, एजेंट है ना। वही तो बोला मैं, प्रशांत किशोर को कौन लाया वापस? प्रशांत किशोर एक जमाने में कहते थे कि मैं सबसे बड़ा मैनेजमेंट और चुनाव जितवाता हूं। नहीं, खुद के नरेंद्र मोदी पार्टी, का ही आदमी है वो, वही तो मैं बोल रहा हूं। और अब बिहार में वो वही लोग, साबित हुआ। वही साबित हुआ। बिहार में क्या हुआ उसके पार्टी का, खुद के हम्म। पार्टी का? एक सीट नहीं मिली, और टोटल जितने उन्होंने लड़े थे करीब करीब 390 के आस, सॉरी, 240 के आसपास सीटें दी शायद। उसमें से वोट सिर्फ दो कतरा। लोग डिप उसमें से सिर्फ 2 लोगों का डिपॉजिट बच गया। अगर वोट कटरा तो हुआ ना। मैंने वही तो कहा। अब वो एक्सपोज हो गए, वो फिर प्रियंका जी से मिलने आए। मतलब कांग्रेस को जो 6 सीटें मिली, वो भी उससे भी हाथ धोना है क्या? हम्म। ये कौन कर रहा है ये सब? मीटिंग ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? नहीं, वही ये तो कर रहा है जो राहुल और प्रियंका को देखना चाहिए ना, टाइगर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग गले में सांप टांगते हैं, लंगोट में सांप लेके घूमते हैं, क्या करें? जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन लगातार विफल हो रहा है। राहुल गांधी ने तो अपने लेवल पे पूरा मेहनत की, पूरी क्राउड पुल करता है, भाषण देता है, सारी मेहनत करते हैं। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसरी वेणुगोपाल किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? मगर केरल में तो वो जिताया कांग्रेस को। कांग्रेस को जिताया कहाँ? कांग्रेस का तो पहले से ही ग्राफ वहां था। देखिए, एनडीए जो बोलती है कि हमने तिरुवनंतपुरम लिया, तो तिरुवनंतपुरम पिछले 3 चुनाव से कारपोरेशन के कांग्रेस थर्ड पोजीशन पे है। वहां तो मार्क्सिस्टों का था कब्जा। हमारे मार्क्सिस्टों का था, वहां वर्सेस बीजेपी हो गया। बाकी जगह कांग्रेस तो आनी है, लेकिन ये सुनिश्चित करेंगे अभी सब मिलके
कि केरल में फिर लेफ्ट वापस आ जाए। ओ, तीसरी बार। या ये देख लीजिए, आप नतीजे देख लीजिए। बिहार में किसने भेजा था? जो आदमी गुजरात में टोटली फेल हो गया आपके, उसने गुजरात जिस हिसाब से फेल करवाया, उसी को देखते हुए उसको बिहार का इंचार्ज बनाया। आप अशोक गहलोत की बात कर रहे हैं? अशोक गहलोत की नहीं, अशोक गहलोत तो आए थे तब तो सक्सेस हो गया था। हाँ। और ये जो 6 सीटें आ गई, इसका भी रिकॉर्ड मैं अशोक गहलोत को ही दूंगा। अशोक गहलोत नहीं होते तो एलोवेरा की बात कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा। मगर वो तो कहते हैं कि राहुल का आदमी है। कोई किसी का आदमी नहीं साहब, राहुल का आदमी होता तो बात ही अलग थी। ये सब जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। ओ, तो फिर हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होना ही है। 100%। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ तेलंगाना का। जी। तेलंगाना में जब चुनाव थे तो केसीआर ने इतना काम किया और इतना लोगों को दिया है, फैसिलिटीज दी थी, शायद देश के किसी भी राज्य में वो फैसिलिटी नहीं थी। तो सबको लगा कि अभी जो है कांग्रेस, केसी का आना करीब करीब तय है, कांग्रेस वहां बहुत मुश्किल से, कांग्रेस है वहां पे, लेकिन हर जिले में कांग्रेस बटी हुई थी। फिर उन्होंने देखा ये उनका डिसीजन था, तुम्हारे खरगे साहब का। उन्होंने महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा जो अध्यक्ष रहे माणिकराव ठाकरे, उनको भेजा। हाँ, ठाकरे, माणिकराव यस। ठाकरे 1 साल तक हैदराबाद में रहे, 1 साल। राहुल जी ने माणिकराव जी से बात की तो तब राहुल जी ने कहा कि देखो माणिकराव, तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन पता नहीं कितना सक्सेस हो जाओगे। उन्होंने कहा सर मैं, आप मुझे चांस दीजिए आप। उन्हें एक एक जिले में जाके इतनी मेहनत की। साथ में मुख्यमंत्री जो बने उन्होंने भी बहुत साथ दिया। रेवंत रेड्डी। जैसा रेवंत रेड्डी ने बिल्कुल साथ दिया, जैसा रेवंत रेड्डी को बोलते गए, रेवंत रेड्डी ने कहा बिल्कुल माणिकराव जी मैं आपके साथ हूं, मुझे अपने को जीतना है तो मैं जहां चरण छूना है मैं छूलूंगा। और ऊपर से कर्नाटक से उप मुख्यमंत्री जो है शिव कुमार। शिव कुमार जी, वो आए, उन्होंने हथेली लगाई और एकदम नतीजा आ गया कि जीत गई पार्टी वहां पे। पार्टी जीतने के बाद तुरंत लोकसभा के चुनाव थे। दिल्ली वालों ने सबने मिलके माणिकराव ठाकरे को वहां से निकाल के गोवा भेज दिया ओ, और ऐसे व्यक्ति को लाए वहां देने के लिए जो उनका रबर स्टैंप हो सकता है। नतीजा ये हुआ, जिस विधानसभा में थंपिंग मेजोरिटी आई, उसी लोकसभा में 3 महीने बाद पार्टी निपट गई। जिस बीआरएस ने लोगों को रिजेक्ट किया, उसी बीआरएस के नेताओं को आपने टिकट दिया कांग्रेस का। हम्म, नतीजा वही होना था। सही बात। तो ये किसने किया? जो आदमी आपको जितवा देता है उसका तुरंत ट्रांसफर करते हो, और जो हरवा देता है उसको बार बार रिपीट करते हो। सर गुजरात में यही हुआ ना, जगदीश ठाकुर ने सबसे नीचे ले गए ग्राफ कांग्रेस का। इतनी सीटें कभी नहीं आई थी, इतनी कम सीटें, उसको प्रमोशन दिया गया। दिल्ली में उसको प्रमोशन मिला। इसीलिए मैं इनको बीजेपी का स्लीपर सेल कहता हूं पार्टी में। तो राहुल गांधी को, वो एक हमारे टीचर हुआ करते थे, उनके बारे में बड़ी फेमस बच्चे कहते थे कि इजी इजी रिपीटेड, हार्ड हार्ड ओमिटेड, थर्स कोर्स कंप्लीटेड। जो इजी इजी होता था उसको रिपीट करते थे, जो हार्ड हार्ड होता था उसको पढ़ाते ही नहीं थे और बोलते थे हो गया कोर्स कंप्लीट, सारे पूरा साल निकल गया। सैनिक स्कूल की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, एक नहीं, सैनिक स्कूल की नहीं, एक दूसरे स्कूल की थी। मेरे स्कूल में तो मैं किस्मत वाला हूँ, बहुत धनी हूँ, पिछले जन्म के पुण्य है मुझे कि मुझे सैनिक स्कूल मिला। तो दूसरी जगह पे ये कांग्रेस में है, लूजर्स लूजर्स रिपीटेड, हम्म, विनर्स यस। विनर्स डिलीटेड, डिलीटेड, यस। थर्स इलेक्शन कंप्लीटेड। अब होगा क्या? अंतिम सवाल मेरा,
अंतिम सवाल है, लोग चार्ज होके गए हैं, राहुल गांधी खुद मशाल लेके आगे हैं। अब ये संगठन का काम है कि राहुल गांधी की मेहनत को पीछे संगठन की ताकत दे। राहुल गांधी को चाहिए कि संगठन में वो लोग आए जो बीजेपी का नहीं, कांग्रेस के बारे में सोचे। ये थैंक यू करना होगा। अशोक जी। आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने जिस प्रकार से विश्लेषण किया, आपने सही फरमाया कि कांग्रेस में वही लोग आए जो कांग्रेस की चिंता करें। बीजेपी के Yes. स्लीपर सेल यदि मुख्य भूमिका में रहेंगे तो कांग्रेस का कभी कल्याण नहीं होने वाला है। और राहुल Right. गांधी को और प्रियंका गांधी को ये समझना चाहिए कि प्रशांत किशोर जैसे लोग जो कि मोदी के नुमाइंदे रहे हैं वो नहीं, प्रशांत किशोर की मुट्ठी खुल गई अभी। बंद हाँ, मुट्ठी खुल गई, ओवैसी की भी सबकी खुल गई अभी। हाँ। लेकिन फिर नजर देखने की चाहिए, यदि आप बीजेपी के स्लीपर सेलों के चश्मे से देखोगे तो फिर आपको ये सब प्रिय दिखेंगे, और जो प्रिय है वो दुश्मन दिखेंगे। चश्मे सही बदल बात जाओगे। है, सही बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।